हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुहज्जिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। आज हम सीडीपी की बहुत सारी पेडागोजी यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण होता क्या है? तो समाजीकरण क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। कोई भी प्रक्रिया भी सीधी या रेखीय नहीं हो सकती। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो जटिल होती है। मतलब कोई भी प्रोसेस है वो सीधी नहीं हो सकती, वो सीधी या रेखीय नहीं हो सकती। इसीलिए जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो जटिल प्रक्रिया है। कोई भी प्रोसेस चलती है और चलती ही रहती है। हर समाज के अपने नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं और मूल्य होते हैं। हर एक संस्कृति में ये फिक्स है कि कौन सी चीज़ है जो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। कहने का मतलब है संस्कृति है, हर समाज का, हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर है, उनके अपने कायदे हैं, उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं, उन्होंने अपने कानून बना रखे हैं, जो सब विकास को, एक मनुष्य के या बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर हर समाज की अपनी आचार संहिता, नियम, कानून और मूल्य होते हैं। प्रत्येक संस्कृति स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक संदर्भों में वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार का सीमांकन करती है। यानी ये हमारी सोसाइटी के कल्चर के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि क्या हमारे समाज के लिए एक्सेप्टेबल है या फिर क्या स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की एक प्रक्रिया है। बच्चे को समाजीकरण जरूर होना चाहिए। बच्चे का समाजीकरण क्या है? समाजीकरण बालक के लिए क्या है? तो बच्चा जिस तरीके से, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेगा, अपने सहपाठियों से मिलेगा, जितनी ज़्यादा वो बातें करेगा, उतना ही उसमें समाजीकरण होगा। तो समाजीकरण क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और कोई भी प्रक्रिया जो होती है वो सीधी नहीं होती, रेखीय नहीं होती। इसीलिए समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। तो यहाँ तक हमने जाना समाजीकरण सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को सीखने की प्रक्रिया है। समाज के मूल्यों को, समाज के कानूनों को, समाज की संस्कृति को, समाज के नियमों को और उनके विश्वासों और उनकी अपेक्षाओं को, समाज के द्वारा एक मनुष्य पर अपेक्षाएं लगाई जाती हैं, उन अपेक्षाओं को जो सीखने की प्रक्रिया है वही पूरी आपकी सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आ रहा है। अब समाजीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं? समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। सतत से कहने का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब है निरंतर। निरंतर मतलब लगातार। यानी कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। मतलब ये लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है। यानी कि जिंदगी भर समाजीकरण, एक मनुष्य का जिंदगी भर समाजीकरण होता रहता है। एक बालक का, मनुष्य का पूरी जिंदगी समाजीकरण होता है। यानी कि ये एक सतत प्रक्रिया है। जिस तरह से विकास एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या होता है? जन्म से लेकर के गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता है। यानी कि वो प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर के चलता है। और कहाँ तक चलता है? जब तक कि व्यक्ति जिंदा है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। उसी तरह समाजीकरण भी एक सतत प्रक्रिया है, लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होता है। यानी कि एक तो आपका फॉर्मल वे में होता है समाजीकरण और एक इनफॉर्मल वे में होता है। फॉर्मल यानी कि औपचारिक, जैसे कि फॉर्मल है, आप स्कूल ड्रेस में जाना है, रोज़ स्कूल जाना है, स्कूल ड्रेस में जाना है, ये प्रॉपरली सिखाया जाता है। और इनफॉर्मल कुछ भी पहनकर जा रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, हर तरह के टॉपिक पे बात हो रही है, किसी भी तरह की रोक टोक वहाँ पर नहीं है, बातें हो रही हैं, कहीं से कहीं टॉपिक मिल गया, कोई बात निकल गई, कोई भी अलग बात निकली, बहुत सारी बातें वहाँ पर हो रही हैं। तो वो एक इनफॉर्मल वे में बच्चे का जो है समाजीकरण हो रहा है, क्योंकि दोस्तों में एक अलग समाजीकरण होता है और स्कूल में जाकर के वहाँ पर आपको डिसिप्लिन में रहना है। स्कूल के भी कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तो वो एक अलग समाजीकरण है। यानी कि समाजीकरण दो तरीके से हो रहा है। एक तो औपचारिक तरीके से हो रहा है और एक अनौपचारिक तरीके से हो रहा है। समाजीकरण क्या करता है? हमें अनुशासित करता है।
हमें बेसिक डिसिप्लिन कौन सिखाता है? हमें बेसिक डिसिप्लिन सोशलाइजेशन सिखाता है, यानी कि समाजीकरण ही सिखाता है। सक्रिय और निष्क्रिय, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव समाजीकरण। सक्रिय सोशलाइजेशन क्या है आपका? एक्टिव सोशलाइजेशन यानी कि सक्रिय समाजीकरण, जहाँ किसी भी काम में बच्चा डायरेक्टली संलग्न होता है, यानी बच्चा खुद से काम कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, तो वो कैसा समाजीकरण हुआ? वो सक्रिय समाजीकरण हुआ। और नाम से ही पता चल रहा है निष्क्रिय यानी कि पैसिव, जहाँ पे बच्चा इनडायरेक्टली रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है, सीखने जा रहा है। जैसे कि मंदिर है, पुस्तकालय है, ठीक है। मंदिर और पुस्तकालय में क्या है? वहाँ पर एक प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पर बच्चा जाएगा, मंदिर में ये करना है, ये करना है। पुस्तकालय है यानी कि लाइब्रेरी है, उसमें भी वो इनडायरेक्टली रूप से सीख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सक्रिय है, बच्चा जहाँ से खुद से अपने आप से काम कर रहा है। जहाँ पर बच्चा एक्टिव है उसको ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा, जहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है, उसको उसकी तुलना में थोड़ा सा कम अच्छा समझा जाता है। तो सक्रिय से यही मतलब निकल कर आ रहा है, जहाँ पर बच्चा खुद से एक्टिव है, खुद से काम कर रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है काम में, वो आपका सक्रिय समाजीकरण का एग्जाम्पल होगा। और समाजीकरण के प्रकारों की बात करी जाए तो समाजीकरण के प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। अब इनके बारे में तो बहुत बार ही क्वेश्चन बन चुका है सीटेट में। सबसे पहले प्राथमिक में आता है परिवार आता है, द्वितीयक यानी कि गौड़, ये जिसको माध्यमिक भी बोला जाता है या सेकेंडरी इंग्लिश में याद रख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। तो गौड़, माध्यमिक, इन सबसे बढ़िया है कि आप सेकेंडरी याद रख लें। सेकेंडरी एजेंसी क्या है समाजीकरण की या सोशलाइजेशन की? तो वो है स्कूल है, मीडिया है, टीवी वगैरह सब इसी में आ जाएगा। इंटरनेट है, आपका नेबरहुड है यानी कि पड़ोस, नेबरहुड यानी कि पड़ोस भी आपका सेकेंडरी एजेंसी में आ रहा है सोशलाइजेशन की, यानी कि समाजीकरण की द्वितीयक प्रकारों में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि समाजीकरण की प्राथमिक और द्वितीयक, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो अगर परिवार है, देखो विद्यालय को, आपको विद्यालय जहां पर भी दिखेगा वहां पर आप प्राथमिक नहीं लगाएंगे, विद्यालय को प्राथमिक नहीं लगाना है। लेकिन अगर परिवार दिया है, परिवार के साथ ऑप्शन में आपको कहीं ऐसा पड़ रहा है, इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है कि साथ में पड़ोस दे दिया गया, तो वहां पर आप परिवार को ही प्रायोरिटी देंगे और वहां पर पड़ोस को भी आपको वहां पर लगाना पड़ जाएगा, लेकिन विद्यालय को आपको सेकेंडरी में ही रखना है। अब आ जाते हैं फ्यू मोर पॉइंट्स। वह मुख्य प्रकार थे, पर ये भी समाजीकरण के प्रकार में ही आएगा, ठीक है। कौन कौन से आ जाएंगे? एक आ जाएगा प्रत्याशात्मक समाजीकरण, ठीक है, और एक हो जाता है पुनः समाजीकरण। प्रत्याशा रहती है, जो आजकल सीखा है उसे हटकर नया समाजीकरण सीखा जाता है। पुनः समाजीकरण मतलब जो वर्तमान समाजीकरण, जो कुछ सीख लिया है उससे हटकर के नई चीजें सीख रहे हैं, वो भी सोशलाइजेशन के अंतर्गत ही आएगा। तो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन एक परिवार है। परिवार सबसे पहला हमारा प्राथमिक सोशलाइजेशन है, सबसे पहला प्रकार है, सबसे पहला एजेंट है। सबसे पहले हम अपने घर में रहने वाले अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने माता पिता के साथ समाजीकरण क्रिया करते हैं, अपने भाई बहनों के साथ बातें करते हैं। उसके बाद आता है शिक्षा आ जाता है, धर्म आ जाता है, साथी समूह आ जाता है, पीयर ग्रुप्स, आर्थिक स्थिति, वैधानिक प्रणाली, भाषा, मीडिया, ये सब आपके समाजीकरण के लिए ही है। समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में समायोजन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में समायोजन कहलाती है। तो यहाँ पर समाजीकरण के वाहक हैं ये सारे। हमने काफ़ी सारा समाजीकरण के बारे में यानी कि सोशलाइजेशन के बारे में जाना, एक बार इनका रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं फिर से। तो समाजीकरण क्या है? सबसे पहले तो कोई भी प्रक्रिया, समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण क्या है? एक प्रोसेस है और कोई भी प्रोसेस सीधा नहीं होता, वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जटिल होता है। यानी कि समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है और हर समाज के अपने नियम हैं, अपने कानून हैं, अपनी योग्यताएं हैं, अपने मूल्य हैं और उनके अनुसार ही व्यक्ति को चलना पड़ता है।
उनके अपना कल्चर है। संस्कृति ये डिपेंड करती है कि सोसाइटी यानी समाज के अंदर कौन सी चीज़ों को स्वीकार करना है और कौन सी चीज़ों को स्वीकार नहीं करना है। हर समाज की क्या है, अपनी विचारधारा है, अपनी आचार संहिता है, अपने नियम है, अपने कानून है और अपने मूल्य हैं। ये सब हमने जानना था। ठीक है, समाजीकरण है कैसी प्रक्रिया, तो हमने जाना कि समाजीकरण जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस से कहने का मतलब ये था कि ये एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिस तरह से विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है विकास, यानी कि वो गर्भ से लेके कब्र तक चलता है, उसी तरह समाजीकरण भी लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण किस तरीके से होता है, दो तरीके से हो रहा था। एक हो रहा था औपचारिक तरीके से यानी कि फॉर्मल वे में हो रहा था, एक हो रहा था अनौपचारिक तरीके से यानी कि इनफॉर्मल वे में हो रहा था। औपचारिक तरीका क्या है, जिसमें बच्चे को प्रॉपरली चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, आपको रोज़ शूज़ इस तरीके से पहन करके आना है, आपकी बेल्ट ठीक होनी चाहिए। इनफॉर्मल तरीका क्या है, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वो सब भी समाजीकरण के अंतर्गत ही आएगा। वो आएगा आपका अनौपचारिक रूप से आएगा। समाजीकरण क्या करता है, हमें बेसिक डिसिप्लिन सिखाता है, यानी कि समाजीकरण जो है वो हमें अनुशासित करता है, हमें अनुशासन सिखाता है। अगर बच्चा किसी काम को खुद से कर रहा है, मतलब अगर वो किसी काम को खुद से कर रहा है, इसका मतलब वो खुद से एक्टिव है, वो खुद से सक्रिय है, तो वो सक्रिय समाजीकरण के अंतर्गत आएगा। अगर इसको बच्चा किसी इनडायरेक्टली तरीके से कर रहा है, किसी इनडायरेक्टली वे में सीख रहा है, वो निष्क्रिय है, वो पैसिव है, तो वो आपका निष्क्रिय समाजीकरण के अंतर्गत आएगा, यानी कि पैसिव सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएगा। समाजीकरण के प्रकार थे, एक था प्राथमिक, एक था द्वितीयक। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह थी कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक में हमेशा हमें परिवार को लेना है। अगर मजबूरी पड़ जाए और ऑप्शन कुछ इस तरीके का आ जाए तो पड़ोस को ले लेंगे परिवार के साथ, लेकिन विद्यालय को हमेशा द्वितीयक में लेना है, यानी कि सेकेंडरी में लेना है, यानी कि उसको माध्यमिक भी बोला जा रहा है और गौड़ भी बोला जा रहा है। आपको सेकेंडरी याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एजेंट्स के बारे में हमने बात की, तो परिवार, शिक्षा, धर्म, साथी समूह, आर्थिक स्थिति, वैधानिक प्रणाली, भाषा, मीडिया, ये सब जो है हमारे समाजीकरण को प्रभावित करते हैं और ये सब हमारे समाजीकरण के लिए ही है, ठीक है। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो समाज में समायोजन कहलाती है। किस तरीके से बालक या मनुष्य समाज के साथ खुद को जोड़ेगा, खुद को कनेक्ट करेगा, किस तरीके से समाज के साथ समायोजन कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर यानी कि लिंग। लिंग क्या है, लिंग एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। लिंग यानी कि जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, एक सामाजिक संरचना है और पेपर में ही याद रखना है, मतलब ये चीज़ मैंने याद रखने के लिए लिखी है, आपको इंग्लिश में याद रखना है जेंडर को। जेंडर आप याद रखेंगे तो आपको याद है। अगर हिंदी में ही ज़्यादातर लोग पेपर दे रहे होंगे जो वीडियो देख भी रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो हिंदी की है, तो आपको जेंडर, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आ रहा है, आप एक बार दूसरी साइड में देख जरूर लीजिएगा। अगर आपको जेंडर लिखा हुआ मिले और इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि लिंग क्या है, तो एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। GS याद रखना है, सोशल से याद रखना है आपको। जेंडर समानता होनी चाहिए। इस बात को कहने का क्या मतलब है कि जेंडर समानता होनी चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। किन लोगों के बीच में, दो ही लोग हैं, लड़के और लड़कियों के बीच में, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में भेदभाव नहीं होने चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। समता और समानता दोनों होनी चाहिए। मतलब ये कि फीमेल के साथ या फिर किसी चीज़ को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना ताकि उन्हें भी ऊपर लाना, ये समता है। नीड के आधार पर सपोर्ट देना। अब यहाँ पर समता यानी इक्विटी क्या है, इस बात को लिखने का मतलब क्या है, समता और समानता क्या है। अब मान लिया कोई महिला है, महिला को ही क्यों लें, हम बात करते हैं कोई ऐसा बच्चा है, मान लिया वो लड़की है, जेंडर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्ची है जो क्लास में कई लड़के हैं, क्लास में 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, जिसमें से सभी जो हैं बच्चे, जिसमें से लड़कियों का जो ग्रुप है वो थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है। इसलिए रह जा रहा है क्योंकि वो किसी चीज़ को सीख नहीं पा रहे हैं। तो उनको क्या किया,
उनको इनके बराबर लाने के लिए, इनकी समता में लाने, इनकी समानता में लाने के लिए थोड़ी सी उनको सपोर्ट दे दी गई। तो ये नीड, क्योंकि उन बच्चों को ज़रूरत थी, तो नीड के आधार पर अगर हम सपोर्ट दे रहे हैं तो वो आपका समता यानी कि इक्विटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब असमानता के आधार, असमानता जेंडर के आधार पर लोग असमानता करते हैं, एज के आधार पर करते हैं कि तुम छोटे हो तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम बड़े हो तुम ऐसा नहीं करोगे। कास्ट के आधार पर भी भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है। और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। तो ये सब असमानता के आधार हैं। और समता के बारे में हमने जान लिया कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी को भी जिसको ज़रूरत है, उसकी नीड, अगर उसको कहीं पर ज़रूरत पड़ रही है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको थोड़ी सपोर्ट दे दी जाए तो वो समता में आ जाएगा, सामने वाले व्यक्ति में समानता में वो पहुंच जाएगा। लैंगिक भूमिकाएं क्या हैं? किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, व्यक्ति जिस तरह से चलता है, बातचीत करता है, काम करता है, या यहाँ तक कि वे सोचता है, वे सामाजिक रूप से बनाई गई भूमिकाओं से पहले निर्धारित होता है। ठीक है। यानी बच्चे की या व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो सामाजिक रूप से बनाई गई भूमिकाओं से पहले ही निर्धारित होता है, क्योंकि उसका बोलना, उसकी आवाज़, ये सारी चीज़ें तो हेरिडिटी से यानी कि आनुवांशिकता से रिलेटेड होती हैं। अब लिंग रूढ़िबद्धता, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ना सिर्फ सीडीपी की पेडागोजी में पूछा जाता है बल्कि ये आपका हिंदी में भी पूछा जा सकता है और ये मैथ्स एंड साइंस की पेडागोजी में भी पूछा जा सकता है, संस्कृत में भी पूछा जा सकता है। तो लिंग रूढ़िबद्धता कुछ व्यक्तियों और समूहों के बारे में हमारी पूर्व अवधारणा को संदर्भित करता है। रूढ़िबद्धता, इसको क्या मतलब है? ठीक है। लिंग रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टेरियोटाइप, इसके कहने का क्या मतलब है कि एक पुराने ज़माने से एक परंपरा चलती आ रही है, वो परंपरा चाहे सही हो या गलत हो, किसी के हक में हो या नहीं हो, किसी को समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, लेकिन वो एक ज़माने से चलती चली आ रही है, एक लंबे टाइम से चलती चली आ रही है, तो उसको एज इट इज़ ही एक्सेप्ट किया जाना, ये रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आता है। तो हमें इस चीज़ को चेंज करना है कि रूढ़िबद्धता लंबे समय से चली आ रही प्रथाओं को, परंपराओं को ये ना देखे बिना कि वो ठीक है या नहीं है, उनको चलाना, यही रूढ़िबद्धता, लिंग रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आता है। और जेंडर वाइज यानी कि जेंडर पक्षपात, किसी भी जेंडर की तरफ झुकाव होना, भले ही वो फीमेल्स टीचर का फीमेल्स टीचर की तरफ झुकाव है, हो सकता है कुछ टीचर्स ऐसे भी हों, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। टीचर्स आए तो वो लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव ना करें, ऐसा नहीं जैसे कि लड़कों को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं हैं, तो ये सारी बातें, ये सब आपकी जेंडर पक्षपात के अंतर्गत आता है। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा अच्छा बताना या फिर लड़कियों की तरफ ज़्यादा रुझान दिखाना अपना, या लड़कों की तरफ ज़्यादा रुझान दिखाना, ये सब आपका जेंडर पक्षपात के अंतर्गत आ जाता है। अब आ जाता है जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। ठीक है। लिंग तटस्थ भाषा, ये इस पर थोड़ा बहुत देख लेना आप, वैसे ये इतना कुछ खास नहीं था। लैंगिक पहचान क्या है? लैंगिक पहचान पे देखते हैं। वे व्यक्ति पहचानेगा कि वे क्या फील कर रहा है। लैंगिक पहचान, ये व्यक्ति ही पहचानेगा कि वे क्या फील कर रहा है। ठीक है। अब आ जाता है आपका हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, जो बच्चा इनडायरेक्टली भी ना पाठ्यचर्या से सीखे, इनडायरेक्टली भी ना पाठ्यचर्या से सीखे, हिडन करिकुलम है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है। न्यूट्रल भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। और एक क्वेश्चन ये आ जाता है उभयलिंगी। उभयलिंगी से क्वेश्चन बना है, भावनाओं को किसी एक जेंडर से जोड़ देना। ठीक है। 4 साल में, चलिए यहाँ पर जो सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण था और जो लिंग था यानी कि जेंडर था, वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे आपके, वो वहाँ पर हमने डिस्कशन कर दिया। अब आ जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि ऑफकोर्स चाइल्ड डेवलपमेंट भी था वो,
बाल विकास के बारे में बात कर लेते हैं और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में थोड़ा सी बात करते हैं। बच्चे को सक्रिय रखना है, बाल केंद्रित शिक्षा देनी है उसको, बच्चे को केंद्र में रखना है, उसकी रुचि और आवश्यकताओं के आधार पर उसको शिक्षा देनी है। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे जिज्ञासु होते हैं, रचनात्मक होते हैं और सीखने की जन्मजात उनमें होती है क्षमता। क्या कहना चाह रहे हैं ये कि बच्चे को कैसा रखना है? बच्चे को रखना है एक्टिव, बच्चे को रखना है एक्टिव। बच्चा एक्टिव है, ठीक है। बाल केंद्रित कक्षा में, बाल केंद्रित कक्षा कौन सी है? जिसमें बालक केंद्र है, जिसमें बालक की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जा रही है, जिसमें बालक की कमियों को दूर किया जा रहा है, जिसमें बालक को केंद्र में रखा गया है। जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है उसमें शिक्षक केंद्र में होता है, लेकिन हमें बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देनी है। बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको अधिगम करवाना है, उसको सिखाना है। बच्चे को सक्रिय रखना है, बच्चा जहाँ पर भी सक्रिय है, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर भी नेगेटिव होगा। अगर बच्चा सक्रिय है तो वहाँ पर आपको आंसर लगा देना है पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा बढ़िया बात यही रहती है कि बच्चा समाजीकरण कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा खुद से सृजनात्मकता कर रहा है या फिर कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो वो आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर बनता है। यानी कि बच्चे को एक्टिव रखना है, बाल केंद्रित तो नहीं है। उसकी जो रुचियां हैं उनके अकॉर्डिंग अगर उसको शिक्षा दी जा रही है तो ये सबसे बढ़िया शिक्षा है और यही शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा भी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु होते हैं, बच्चों में जानने की एक क्षमता होती है, एक उनको जिज्ञासा होती है, उनको क्यूरियोसिटी होती है उनको देखने की, कि बच्चे चीज़ें देखना चाहते हैं, उनमें रचनात्मकता होती है, सीखने की जन्मजात क्षमता होती है बच्चों के अंतर्गत। बच्चों को समृद्ध वातावरण देना चाहिए, मतलब बच्चों को रोक टोक नहीं देनी चाहिए। बच्चा अपनी मर्जी से कुछ करना चाह रहा है तो उसको करने देना चाहिए। एक ऐसा एटमॉस्फेयर टीचर को उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए जिसमें टीचर जो होना चाहिए वो केवल एक फैसिलिटेटर होना चाहिए। फैसिलिटेटर मतलब एक सुविधा दाता होना चाहिए। ये जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भी है ये वाली बात कि टीचर को कैसा होना चाहिए, तो टीचर को कैसा होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, एक सुविधा दाता होना चाहिए। बच्चे और टीचर दोनों ही एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा ही एक्टिव है, टीचर कुछ कर ही नहीं रहा, तो बच्चे को भी एक्टिव होना चाहिए, साथ ही साथ टीचर को भी एक्टिव होना चाहिए, यानी कि सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय रूप से भागीदारी होनी चाहिए टीचर की भी और बच्चे की भी। टीचर सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है उसमें केवल टीचर सक्रिय होता है, ठीक है। और ये हम बता चुके हैं आपको कि बाल केंद्रित शिक्षा है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, उसमें कौन केंद्र में होता है? उसमें बालक केंद्र में होता है, यानी कि उसमें टीचर भी एक्टिव होता है और साथ में उसमें बालक भी एक्टिव होता है। अभिक्षमता क्या है? किसी काम को करने की व्यक्ति की क्षमता, एप्टीट्यूड किसी व्यक्ति की, क्योंकि हर एक व्यक्ति की, हर एक मनुष्य की, हर एक बालक की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। हर किसी की काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी काम को करने की व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? उसकी अभिक्षमता कहलाती है। और टीचर क्या है? एक सुविधा दाता है, एक फैसिलिटेटर है। ये बात लेव वाइगोत्स्की ने भी बोली है और जीन पियाजे ने भी इसको बोला है। एक और चीज़ है कि अगर आपको कहीं पे प्रबलन, पुनर्बलन इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिले तो वो आपके नेगेटिव रहते हैं। नेगेटिव किसके अकॉर्डिंग? सबसे ज़्यादा नेगेटिव तो ये जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग रहते हैं। टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड हमें जाना है, ये बात हमें पता है, जीवन व अनुभवों को केंद्र में रखती है। क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा है ना, वो क्या करती है? बच्चे के जीवन के अनुभवों को महत्व देती है, उनको विद्यालय में या कक्षा में स्थान देती है। बच्चों को ऐसी शिक्षा हमें प्रोवाइड करवानी है जो उनके जीवन से रिलेटेड हो, उनके जीवन के अनुभवों से रिलेटेड हो, ताकि वो अपने वातावरण से समझ करके चीज़ों को, वातावरण से बाहर की ज़िंदगी से जोड़ करके उनको शिक्षा प्रोवाइड करवानी है। बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जहाँ उनके कौशल उभर के आ सकें। बच्चों में अलग अलग तरीके के स्किल्स होती हैं, अच्छे अलग अलग तरीके के कौशल होते हैं। उन कौशल को और ज़्यादा उभार के लाना है और ज़्यादा बाहर निकालना है, इसीलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके अवसर प्रदान करने चाहिए और उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान करना चाहिए जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी ले सके।
बच्चे के चुनाव को महत्व देना चाहिए, मतलब बच्चा जो सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहा है, ये एक एग्जाम्पल है कि वो सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहा है। अगर वो साइंस लेना चाह रहा है उसको साइंस लेने दीजिए, या फिर वो अदर सब्जेक्ट लेना चाह रहा है, जो भी सब्जेक्ट में जिस भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसके चुनाव को, उसकी चॉइस को महत्व देना चाहेंगे, क्योंकि हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे रहे हैं। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में चाइल्ड जो होता है, बालक केंद्र, बालक जो होता है वो केंद्र होता है। बालक की अभिरुचि, बालक की आवश्यकताओं और उसकी क्षमताओं के आधार पर उसको शिक्षा दी जानी है। बच्चे की क्या होती है, बच्चे की अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा एक ही तरीके का होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, बच्चे की अपनी एक व्यक्तिगत पहचान होती है। अब आ जाते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, या जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? यही शिक्षा जो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग दी जा रही है, जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी दे रहा है, जिसमें बच्चा सीख रहा है, अधिगम कर रहा है बाहर की दुनिया से जोड़ करके अपने अनुभवों के आधार पर, जहाँ पर बच्चे की भाषा को महत्व दिया जा रहा है, बहुभाषिकता के साथ उसको पढ़ाया जा रहा है, जहाँ समावेशी शिक्षा दी जा रही है। ऐसा विद्यालय, ऐसी शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा है। प्रगतिशील शिक्षा के लिए कुछ स्कूल खोले गए जिन्हें लैब स्कूल कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये लैब स्कूल, ये जो वर्ड है, ये नाम याद रखना है। प्रगतिशील शिक्षा के लिए कुछ स्कूल खोले गए जिन्हें लैब स्कूल कहा जाता है, ठीक है। और ये स्कूल जॉन डीवी ने खोले थे। और जॉन डीवी कौन थे? प्रयोजनवादी थे। जॉन डीवी का नाम आप लोगों ने पहले ज़रूर सुना होगा। जॉन डीवी ने खोले थे, क्या खोले थे? स्कूल खोले थे। किस लिए खोले थे? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के लिए खोले थे। और इन स्कूलों को बोला क्या जाता है? लैब स्कूल बोला जाता है। और लैब स्कूल किसने खोले थे? जॉन डीवी ने खोले थे, प्रगतिशील शिक्षा के लिए खोले थे। ये बात आपको याद रखनी है कि जॉन डीवी द्वारा प्रगतिशील शिक्षा के लिए लैब स्कूल खोले गए। और जॉन डीवी जो थे वो एक प्रयोजनवादी थे और इनके शिष्य थे W.H. किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक का नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अगर आपने योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड के बारे में अगर आपने नाम सुना है तो इस बार इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। डायरेक्ट भी ये बात पूछी जा चुकी है यूपी टेट में भी कि योजना विधि किसने दी। तो योजना विधि किसने दी थी? विलियम किलपैट्रिक ने दी थी, जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। जॉन डीवी और अब क्योंकि ये शिष्य थे इसीलिए विलियम किलपैट्रिक भी प्रयोजनवादी थे, ठीक है। जॉन डीवी ने क्या किया? कौन सी शिक्षा के लिए? प्रगतिशील शिक्षा के लिए इन्होंने कुछ स्कूल खोले जिनको लैब स्कूल कहा जाता है। और ये एक प्रयोजनवादी थे। और परियोजना विधि किसने दी? इनके शिष्य किलपैट्रिक ने दी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोजेक्ट मेथड। अब किसी भी प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे तो वो समूह में ही तो करेंगे, यानी कि वो ग्रुप वर्क होगा। समूह में मिलकर के किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है तो वो आपकी परियोजना विधि के अंतर्गत आ जाता है। बहुत सारे लोग मिलकर के किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करना है, वो प्रोजेक्ट मेथड है। किसने दिया? तो विलियम किलपैट्रिक ने दिया। और हाँ, ये जो प्रगतिशील शिक्षा है इसका मेन मकसद यही होता है कि लर्निंग बाय डू, यानी कि करके सीखो। बच्चा खुद से करके सीखो। जब बच्चा खुद से करेगा, खुद से एक्टिव होगा, खुद से सक्रिय रूप से वो भाग लेगा, तभी तो वो सीख पाएगा और तभी ये शिक्षा जो होगी वो प्रगतिशील शिक्षा कहलाएगी। शिक्षा के पोल्स में बाइपोलर है, ट्राइपोलर है, ठीक है। और बाइपोलर कौन मानते हैं? एडम मानते हैं। जबकि ट्राइपोलर कौन मानते हैं? तो जॉन डीवी मानते हैं, ठीक है। बाइपोलर में आ जाता है टीचर आ जाता है और स्टूडेंट आ जाता है। ट्राइपोलर में कौन आ जाता है? टीचर भी आ जाता है, स्टूडेंट भी आ जाता है। और तीसरे नंबर पर इन्होंने करिकुलम भी ले लिया, यानी कि पाठ्यचर्या भी ले लिया, और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण को भी ले लिया है। किसने ले लिया है? जॉन डीवी ने। तो यहाँ पर शिक्षा के कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स हैं। एक बाइपोलर है। बाइपोलर किसने दिया? एडम ने दिया। एडम ने क्या दिया? बाइपोलर। इन्होंने बोला या तो टीचर और स्टूडेंट के बारे में बताया। ट्राइपोलर ने जॉन डीवी ने महत्व दिया शिक्षा के पोल्स में, एक तो टीचर को दिया, स्टूडेंट को दिया। इन्होंने थोड़ा बहुत महत्व करिकुलम को भी दिया और इन्वायरमेंट को भी दिया।
बच्चे को समस्या समाधान के मौके देने चाहिए, ये प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत है। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, जब किसी टॉपिक के हर पहलू से सीखना है, बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए बच्चों में। तथ्यों को सही से समझना, बच्चे को जितना ज़्यादा वो सोचेगा, बच्चा जितना ज़्यादा सोचेगा, जितना ज़्यादा चिंतन करेगा, जितना ज़्यादा वो एक्टिव रहेगा, उतना ज़्यादा उसकी अधिगम की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और हर पहलू में आगे बढ़वानी है। जिसमें ज़्यादा सोचना पड़े वे समालोचनात्मक चिंतन होता है, जैसे कि कैसे, क्यों। अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना। तो एक व्यक्ति क्या करता है? पूरी जिंदगी सीखता रहता है। तो अधिगम भी कैसा है? अधिगम भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये सब विकास के अंतर्गत ही आ रहा है। सोशलाइजेशन भी किसका हिस्सा ही हुआ? विकास का हिस्सा हुआ, क्योंकि सोशलाइजेशन में सामाजिकरण के द्वारा भी तो हमारा डेवलपमेंट होता है। अधिगम कोई चीज़ जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला दे, कोई भी चीज़ अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन ला रही है तो वो अधिगम है, वो लर्निंग है, वो सीखना है। आपने कुछ सीखा है तभी आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, यानी कि अधिगम क्या होता है? वो भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसी तरह सोशलाइजेशन था, यानी कि सामाजिकरण था, वो भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया थी। सहयोगात्मक समूह कार्य एवं सामाजिक कौशलों का विकास करना चाहिए बालकों में। बालकों में क्या करना चाहिए? सहयोगात्मक समूह कार्य। समूह कार्य से मतलब क्या है? अब बच्चे एक साथ मिलकर समूह में यानी कि ग्रुप में कार्य करेंगे, या ग्रुप स्टडी करेंगे, या ग्रुप कार्य करेंगे, या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उनको दे दिया जाए उस पर वो काम करेंगे। तो इससे क्या होगा? उनका समाजीकरण होगा, उनमें सोशलाइजेशन होगा। बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, समाजीकरण होगा, इससे उनमें भाषा का विकास भी होगा। तो ये भी प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ही आ रहा है। सामाजिक कौशलों का विकास करना चाहिए। बच्चों का समाजीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिव है उतना ज़्यादा बढ़िया है। अब आ जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये क्या है? ठीक है, हिंदी में दोनों का अर्थ ही संयोगात्मक अधिगम रहेगा। ठीक है, आपको हिंदी में तो याद नहीं रखना है, फिर आपको याद रख लेना है इंग्लिश में। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, दोनों को बोल रहे हैं संयोगात्मक अधिगम। अब ये जो कोऑपरेटिव है ये हेल्प में आ रहा है, और कोलैबोरेटिव है, कोलैबोरेशन है जो इसमें मदद की जाती है। ठीक है, पर इंडिपेंडेंटली। दोनों ही समूह कार्य हैं, दोनों ही ग्रुप में काम करने, मतलब दोनों में तो ग्रुप में काम किया जा रहा है। इसमें क्या की जाती है? बच्चे की हेल्प की जाती है कोऑपरेटिव में। और कोलैबोरेटिव में क्या किया जाता है? इसमें इंडिपेंडेंटली बच्चों को काम किया जाए, मदद तो की जाती है लेकिन आज़ादी के साथ। बच्चा आज़ादी के साथ अपना काम कर सकता है। किताबें क्या हैं? किताबों पर एक हद तक ही निर्भरता होनी चाहिए, क्योंकि जो किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक हैं, जो पाठ्यक्रम है, कक्षा में उपलब्ध कई संसाधनों में से एक संसाधन है। किताबें एक संसाधन है। हमारा मकसद किताबों का सिलेबस पूरा करके अंत में अंक पाना नहीं है। बच्चे को अधिगम करवाना है, बच्चे के हर पहलू का विकास करना है, बच्चे के विकास के ऊपर ध्यान देना है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें ये वाली बात की हो कि बच्चों को अंक प्रदान करवाना, अंत में अच्छे अंक प्रदान करवाना, ये कभी भी किसी एक टीचर का लक्ष्य नहीं हो सकता, और ना ही किसी बालक का ये लक्ष्य होता है, ना ही किसी विद्यालय का, और ना ही ये प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आएगा। किताबों पर एक हद तक ही निर्भर होना चाहिए, क्योंकि किताबें ऐसी होनी चाहिए जो हमारे वास्तविक जीवन से जोड़ करके बच्चे को पढ़ाएं। बच्चे के अनुभवों के आधार पर होनी चाहिए, बच्चे के स्तर के आधार पर होनी चाहिए। जीन प्याजे भी ये बात बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जीन प्याजे ये बात आपको याद रखनी है कि जीन प्याजे ने विकास को कॉन्टिन्यूअस नहीं बताया, जीन प्याजे ने विकास को सतत नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? हर उस मनोवैज्ञानिक ने जिसने स्टेजेस दी हैं, जिसने विकास की स्टेजेस दी हैं, जीन प्याजे ने विकास की स्टेजेस दी हैं, तो उसने विकास को स्टेजेस में बांटा है। उन्होंने विकास को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं बताया। लेव वाइगोत्स्की ने सतत बताया है विकास को, ये भी आपको याद रखना है। तो अभी थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं हमने ऊपर क्या पढ़ा, ताकि आपको ये वीडियो देखते देखते ही सब कुछ याद हो जाए। ये तो हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। अभी हम प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमें
जो नई चीज़, जो याद रखने वाली जो चीज़ थी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो ये रही थी कि लैब स्कूल किसने खोले थे? तो भैया प्रगतिशील शिक्षा के लिए खोले थे, जॉन डीवी ने खोले थे। और जॉन डीवी कौन थे? एक प्रयोजनवादी थे। जॉन डीवी के एक शिष्य भी हुआ करते थे, विलियम किलपैट्रिक थे, जिन्होंने परियोजना विधि या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोजेक्ट मेथड। अब कोई भी प्रोजेक्ट किसी को दिया जाएगा तो समूह में कार्य करेंगे, लर्निंग बाय डू करना है। शिक्षा के पोल्स हैं तो एडम के अनुसार तो बाइपोलर था, और बाइपोलर में टीचर और स्टूडेंट आ रहे थे, जबकि ट्राइपोलर में जॉन डीवी के अनुसार था, टीचर था, स्टूडेंट थे, और साथ में एनवायरनमेंट भी और करिकुलम को भी इन्होंने थोड़ा सा महत्व दिया था। ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन एक क्रिटिकल थिंकिंग थी। बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को डेवलप करना चाहिए, ताकि बच्चों जो है वो किसी भी टॉपिक के बारे में हर पहलू से सोचने लगे। बच्चा जितना ज़्यादा सक्रिय होगा, जितना ज़्यादा थिंकिंग करेगा, उतना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। सहयोगात्मक समूह कार्य और सामाजिक कौशलों का विकास करना चाहिए। बालकों में कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों को ही हिंदी में सहयोगात्मक चिंतन या अधिगम बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव में हेल्प दी जा रही है, लेकिन कोलैबोरेशन में क्या की जा रही है? इसमें भी मदद की जा रही है, इसमें भी हेल्प की जा रही है, लेकिन इंडिपेंडेंटली बच्चे को काम किया जा रहा है, आज़ादी के साथ वो अपना काम करा जा रहा है, और दोनों ही ग्रुप वर्क हैं, दोनों में ही समूह में काम किया जा रहा है। अब जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं, इन्होंने ही प्रगतिशील शिक्षा के लिए स्कूल खोले थे, लैब स्कूल जिनको बोला जा रहा था। लोकतांत्रिक कक्षा पर ध्यान देने को सही माना है इन्होंने। लोकतांत्रिक एक और नाम से भी आ सकता है प्रजातांत्रिक वर्ड भी आपको याद रखना है। या तो लोकतंत्र में क्या होता है? सबको आज़ादी से बोलने की महत्व दिया जाता है, सब आज़ादी से साथ बोल सकते हैं, इसीलिए इस वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप के पर इन्होंने महत्व दिया। प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डीवी। लोकतांत्रिक कक्षा पर ध्यान देने को इन्होंने सही माना था। और ये क्या कहते हैं? बच्चे के मानसिक सांवेगिक इमोशंस का ध्यान रखते हैं, मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, पॉजिटिव चीज़ों का। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि खेल विधि किसने दी? तो खेल विधि दी थी फ्रॉबेल ने। याद रखना है आपको, किंडरगार्टन मेथड और खेल विधि ये फ्रॉबेल ने दी थी, इनको आपको याद रखना है। एक ये वर्ड है मानकीकृत वर्ड जहाँ पर भी आ जाए ये नेगेटिव वर्ड है, ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए मानकीकृत आप कभी भी क्वेश्चन में देखें तो वहाँ पर ये नेगेटिव आंसर बनेगा। अगर क्वेश्चन ही नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव बनेगा, और क्वेश्चन पॉजिटिव है तो कभी भी मानकीकृत उसका आंसर नहीं हो सकता। बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम परिचित से अपरिचित होना चाहिए। बच्चों को परिचित से अपरिचित ले जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट टू एप्लीकेशन ले जाना है बच्चों को। नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम जो है, नई अवधारणाएं बच्चों को कैसे बतानी है, परिचित से अपरिचित ले जाना है। बच्चा पहले से क्या जानता है ये पहले जानना है, उसके बाद जो वो नहीं जानता उसको वो बताना है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसके बारे में मैं कई बार ऊपर भी बोल चुकी हूँ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि समान नहीं है, क्योंकि हर किसी की हेरिडिटी समान नहीं है, हर किसी की जीन्स समान नहीं है, इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं तो पाई जाती हैं और प्रत्येक में पाई जाती हैं। अब आ जाता है बेसिस ऑफ डिफरेंस। किसके बेसिस पर डिफरेंस होता है? भाषा की बेसिस पर होता है। अलग अलग संस्कृति की भाषाएं होती हैं, जाति अलग अलग होती है, लिंग अलग अलग होते हैं, समुदाय यानी कि कम्युनिटी अलग अलग होती है, रिलीजन यानी कि धर्म अलग अलग होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो पाए ही जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक होते हैं आपके अनुवंशिकता के आधार पर, जो कि आपके होते ही होते हैं, जो कि आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको मिलते हैं, और एक होते हैं अर्जित, जो कैसे मिलेंगे? जो वातावरण के द्वारा, क्योंकि वातावरण के द्वारा ही तो चीज़ें अर्जित की जाती हैं। अनुवंशिकता में फिजिकल आ जाएगा, मेंटल लेवल आ जाएगा। मेंटल लेवल भी आपके माता पिता के जैसा ही होता है लगभग, ठीक है। स्वभाव भी आपका अनुवंशिकता से ही रिलेटेड है। आपका नेचर कैसा है, गुस्से वाले हैं आप, आदत के अच्छे हैं, आपको हंसी ज़्यादा आती है, ये सारी चीज़ें आपकी अनुवंशिकता से रिलेटेड होती हैं कहीं ना कहीं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के द्वारा होते हैं, समाज के द्वारा अर्जित किए गए हैं।
कल्चरल हैं यानी कि संस्कृति के द्वारा मिले हुए हैं, एजुकेशनल हैं यानी कि आपकी शिक्षा के द्वारा आपने अर्जित किए हैं। तो ये सब आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। और ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, वो चीज़ जो आपके व्यवहार में परिवर्तन ला दे वो अधिगम कहलाता है, यानी कि लर्निंग कहलाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बन चुका है पहले कि व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, यानी आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके नेचर में, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो वो अधिगम कहलाता है। हम वातावरण से अर्जन करते हैं सामवेगिक, आपके इमोशंस भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत ही आते हैं। बच्चे को सामग्री का एकीकरण करके पढ़ाना है। सामग्री का एकीकरण, सारी चीजें मानकीकृत, एक रूप, अनुदेशन, ये एक सब खराब तरीका है। एक रूप मतलब बच्चे को एक उसके ऊपर बर्डन है कि उसको एक ही रूप से चीजें सीखनी है। अनुदेशन देना, बच्चे को अभ्यास करवाना, बच्चे को रटवाना, बच्चे को ड्रिल करवाना, बच्चे को अनुदेशन देना, उसको निर्देश देना, ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, अगर क्वेश्चन भी नेगेटिव है तो ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो मानकीकृत, एक रूप, अनुदेशन और आपका रेनफोर्समेंट आ जाता है, कंडीशनिंग आ जाता है, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स ही हैं, इनको आपको याद रखना है। अब विभेदी अनुदेशन से पढ़ाना चाहिए, विभेदी अनुदेशन से पढ़ाना चाहिए, क्षमता के अनुसार बढ़ाना चाहिए, यानी बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि बच्चों के काम करने की क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। हर बच्चा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हर बालक अलग अलग है, हर बालक यूनिक है, हर बालक की क्षमताओं को महत्व देना है, हर बालक की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उसको अधिगम करवाना है, इसीलिए विभेदी अनुदेशन उसको देना है। बच्चे की क्षमता के अनुसार उसको अनुदेशन देना है, विभेद करना है बच्चे की क्षमताओं के अनुसार। सेम एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप बनाने के बजाय अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप बनाना ज़्यादा अच्छा है। ये बात अच्छी है कि बच्चे की, अब ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे जो हैं वो मैथ्स में अच्छे हैं तो हम ये बोलते हैं कि मैथ्स में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनका अलग से ग्रुप बना दो, जो मैथ्स में वीक हैं उनका ग्रुप अलग बना दो, तो ये गलत होगा। इससे बच्चों की, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा, और साथ में इसमें सीखने के जो मौके मिल रहे थे बच्चों को एक साथ एक दूसरे से, क्योंकि सहपाठियों के द्वारा भी तो सीखा जाता है, वो भी ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए सेम एबिलिटी वाले बच्चों को ग्रुप में बनाने के बजाय अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों को एक साथ करना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के द्वारा भी सीख सके। विभेदी अनुदेशन देना है, विभेदी अनुदेशन इसलिए देना है क्योंकि हर बच्चे की क्षमता, हर बच्चे की सीखने की क्षमता, हर बच्चे की काम करने की क्षमता अलग अलग होती है, इसीलिए उनको उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। अब आ जाता है यहाँ पर होमोजीनियस, एक रूप समूह होता है, एक होता है हेट्रोजीनियस ग्रुप। तो हमें विषम समूह, इसको इंग्लिश में विषम समूह बोल रहे हैं, और जबकि होमोजीनियस को बोल रहे हैं एक रूप समूह। क्षमता के आधार पर हमें पढ़ाना है, इसीलिए हमें इंग्लिश में ये वर्ड याद रखना है। हमें कैसा ग्रुप बनाना है, हमें हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाने हैं। हमें किस तरह के ग्रुप बनाने हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाने हैं। ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिसमें अलग अलग क्षमताओं के बालकों को एक साथ कर दिया गया है, ताकि वे एक दूसरे की कमियों को भी दूर कर सकें, एक दूसरे के द्वारा सीख सकें, और इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। उनमें ये कमी नहीं आएगी कि हमारा ग्रुप तो ऐसा है जिसको मैथ्स नहीं आती है, जिसको कोई भी अदर सब्जेक्ट नहीं आता। बच्चों को कास्ट या जेंडर पर भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। कास्ट और जेंडर के अकॉर्डिंग, या रिलीजन के अकॉर्डिंग, या फिर उनकी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, या फिर उनकी भाषा के अकॉर्डिंग, किसी भी तरह से बच्चा जो अपने साथ लेकर आया है विद्यालय में, एक तो ये वाला बात याद रखनी है, बच्चा कोरा कागज नहीं है। बच्चा कोरा कागज नहीं है। जब वो विद्यालय आता है पहली बार तो वह अपने अनुभव लेकर आता है, उसके पास बहुत कुछ होता है। बच्चा कोरा कागज नहीं होता है। बच्चे की हर पक्ष का हमें ध्यान रखना है। बच्चे को कास्ट के, जेंडर के हिसाब से उसकी भाषा का भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए बोला जाता है कि बहुभाषिक कक्षाएं होनी चाहिए। बहुभाषिक मतलब अगर कोई बच्चा कोई और लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी भाषा को भी वहाँ पर महत्व दिया जाना चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए, बढ़िया तरीके से होना चाहिए। हेट्रोजीनियस ग्रुप हमें बनाने चाहिए, अलग अलग क्षमताओं के बालकों को एक साथ ग्रुप में डालना चाहिए। क्षमता समूह बनाने, ठीक है। समतावादी शिक्षा और शास्त्र, ठीक है, ठीक है। क्षमता समूह, समतावादी भाषा एवं विचार के लैंग्वेज एवं थॉट्स, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
कौन कौन है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले? एक तो सामाजिक कारक हैं यानी कि सोशल फैक्टर्स हैं, एक शैक्षणिक कारक है और एक जैविक कारक है। जैविक कारक जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, आनुवंशिकता भी आपकी इसी के अंदर आ जाती है बायोलॉजिकल फैक्टर्स में, और सामाजिक कारण में ही आपका इन्वायरमेंट आ जाएगा, क्योंकि समाज के द्वारा क्या होता है, हमारी भाषा प्रभावित होती है, शिक्षा के द्वारा भी हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज प्रभावित होती है, ठीक है। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं और डिसऑर्डर्स, यहाँ पे जो डिसऑर्डर्स लिखा है मतलब अगर किसी व्यक्ति में कोई कमी है तो उसके कारण भी तो उसकी भाषा के विकास में प्रभाव पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर सामाजिक कारण जो होते हैं वो भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। एजुकेशनल फैक्टर्स हैं यानी कि शैक्षिक कारक हैं, वो भी भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स और डिसऑर्डर्स, ये जैविक कारक जो हैं ये भी भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। ये आपको याद रखना है। मैंने पूरी कोशिश की है ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें याद हो जाएं। भाषा विकास के चरण, भाषा विकास के चरण हैं, पहला आ जाता है क्विंग। क्विंग क्या होता है? कूकना। 6 महीने बोल दिया मैंने, लिखा भी था 6 वीक यानी कि 6 हफ्ते। 6 हफ्ते का जो बालक होता है, 6 सप्ताह का जो बालक होता है वो कूकता है, ठीक है। बैबलिंग कौन करता है? तो अबाउट 6 मंथ, बबलाना जिसको हिंदी में बोला जाता है। 6 महीने का बालक क्या करता है? बबलाना शुरू कर देता है। क्विंग यानी कि कूकना 6 हफ्ते का, 6 हफ्ते कूक रहा है, 6 महीने बबला रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। वैसे इतना डायरेक्ट पूछा नहीं जाता है, अब तो सीटेट का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। वन वर्ड स्टेज कौन सी स्टेज होगी जिसमें बालक एक वर्ड बोलने लगे? तो एक वर्ड वो कब बोलता है? अराउंड 1 ईयर, यानी 1 साल में वो एक शब्द बोलता है। ये बहुत अच्छा है, इसको याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि 1 वर्ड स्टेज कौन सी है। 1 साल में बच्चा एक वर्ड बोलता है, बच्चा 1 साल में एक वर्ड बोलता है। 2 वर्ड स्टेज कैसी है? इम्पॉर्टेंट भी है। अराउंड 18 मंथ्स, लगभग डेढ़ महीना, ठीक है। लगभग 1.5 महीना नहीं, लगभग 1.5 वर्ष हो गया ना यहाँ पर। तो 2 वर्ड स्टेज है, ये 2 शब्द अवस्था है, ठीक है। टेलीग्राफिक बोलते हैं इसको, टेलीग्राफिक। 1.5 से 2 वर्ष के बीच वाक स्पीच हो जाती है, उसकी वाक लिखा हुआ है ना, बोलने लगता है बच्चा। और 2 से 4 वर्ष तक वो लंबे उच्चारण करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या जाना? हमने ये जाना क्विंग करता है 6 हफ्ते में, कूकना जिसे बोलते हैं। बैबलिंग यानी कि बबलाना करता है वो 6 महीने में। एक वर्ड बोलेगा 1 साल में बोलेगा, बिल्कुल ठीक है। 2 वर्ड बोलेगा तो लगभग 1.5 साल में बोलेगा, और इसको टेलीग्राफिक बोला जाता है। टेलीग्राफिक किसे बोला जाता है? 2 शब्द अवस्था को बोला जाता है। 1.5 से 2 वर्ष के बीच की ये अवस्था होती है। 2 से 4 वर्ष में लंबे उच्चारण करने लगेगा बालक। अब आ जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है? ये जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम वाला जो टॉपिक है ना, ये हिंदी और संस्कृत में भी सेम रहता है, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भाषा से बहुत क्वेश्चन बनते हैं हिंदी और संस्कृत की जो पैदा है उसमें। तो यहाँ पे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को आपको अच्छे से समझ लेना है। भाषा अर्जन क्या होता है? मदर टंग। और भाषा अधिगम कहाँ होता है? हमारे विद्यालय में। क्योंकि हम जो भी देखो, लैंग्वेज अलग अलग तरह की है, हर कंट्री में लैंग्वेज अलग अलग तरह की है। हम अपनी मदर टंग में ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को अर्जित कर लेते हैं। और अधिगम कहाँ पे? क्योंकि अधिगम हम विद्यालय में जाएंगे, वहाँ पर हम अलग अलग तरीके की भाषाओं को सीखेंगे, तो वहाँ पर हम अधिगम कर रहे हैं। प्याजे क्या कहते हैं? प्याजे बात करते हैं भाषा अर्जन की, और ये बात करते हैं भाषा अधिगम की, वाइगॉत्स की। ये आपको याद रखना है। दोनों ही रचनावादी हैं, वाइगॉत्स्की भी रचनावादी हैं, प्याजे भी रचनावादी हैं। अब ये रचनावादी क्या होता है? रचनावादी वो होता है जिसमें ये चाहते हैं कि बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी ले और बच्चा एक्टिव होकर के काम करे। ये बोलते हैं पुनर्बलन, प्रबलन और रेनफोर्समेंट, ये सारे वर्ड्स को ये गलत बताते हैं, रटने को गलत बताते हैं। बच्चे को ड्रिल देने पर, बच्चे के अभ्यास करवाने पर, उसको डांटने पर, उसको दंड देने को, ये सब गलत बताते हैं। तो ये रचनावादी हैं। जिसमें वाइगॉत्स्की रचनावादी है, इसमें एक वर्ड जोड़ लेना प्याजे में, उग्र रचनावादी।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है उग्र रचनावादी कौन है, तो पियाजे उग्र रचनावादी हैं। और पियाजे जो हैं वो ये मानते हैं कि विकास एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि असतत प्रक्रिया है, विकास कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। जबकि वाइगोत्स्की यही बात मानते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब निरंतर यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या बोला यहाँ पर, भाषा अर्जन में लैंग्वेज एक्विजिशन मदर टंग और भाषा अधिगम कहाँ पर होता है, तो भाषा अधिगम हमारा विद्यालय में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोफेसर स्मिथ ने क्या बताया ये आपको देखना है। प्रोफेसर स्मिथ ने क्या बताया, 1 साल का बच्चा 3 शब्द जानता है। 1 साल का बच्चा है तो वो 3 शब्द जानता है। 2 वर्ष का बच्चा 272 शब्द जानता है। ठीक है, 2 वर्ष का बच्चा कितने वर्ड जानता है, 272। 5 साल का बच्चा 2072 शब्द जानता है। 3 साल का बच्चा 900 प्लस वर्ड जानेगा और 4 साल का बच्चा 1500 प्लस वर्ड जानेगा। इनको आपको याद कर लेना है कि 1 साल का बच्चा कितने वर्ड जानता है, तो प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 3 शब्द जानता है। 2 वर्ष का बच्चा कितने जानेगा, 272 जानेगा। उसके बाद डायरेक्ट 5 पर आ गए, 0 लगा दिया बीच में, 2072 कर दिया शब्द जानता है 5 साल का बच्चा। अब इनमें 3 और 4 बीच में आ जाएंगे कभी कभी, तो 3 साल का बच्चा 900 शब्द जानेगा और 4 साल का बच्चा 1500 प्लस शब्द जानेगा। बीएफ स्किनर का नाम आपने सुना ही होगा। पुनर्बलन, प्रतिपुष्टि, नकल करके सीखना, अनुकरण करके सीखना, ये सारी बातें कौन कहता है, ये स्किनर कहते हैं। स्किनर क्या कहते हैं कि बच्चे को पुनर्बलन दो, उनको प्रतिपुष्टि दो, यानी कि फीडबैक दो। बच्चे नकल के माध्यम से सीखते हैं, मतलब बच्चा जो देखता है, जो अनुकरण करता है, जो ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है, फिर उसकी नकल करता है, फिर वो सीखता है। अर्थ और शब्दों को जोड़कर बच्चा सीखता है, यानी ये स्किनर कहते हैं। इनके बारे में आपको जानना है, हिंदी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन चॉम्स्की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, हिंदी और संस्कृत की पेडागोजी में तो बहुत ही ज़्यादा। बच्चे क्या करते हैं, नई भाषा नहीं सीखते, लेकिन स्वाभाविक रूप से एक सहज भाषा उपकरण के माध्यम से इसे प्राप्त करते हैं। ये बात हमें याद रखनी है कि बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ये जन्मजात क्षमता होती है बच्चों में भाषा सीखने की। ये हमारे ब्रेन में है। कौन है हमारे ब्रेन में, भाषा उपकरण। भाषा उपकरण, एक भाषा उपकरण के बारे में बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, नॉन चॉम्स्की बता रहे हैं। एक भाषा उपकरण है जो कि हमारे ब्रेन में होता है। एक भाषा अर्जन डिवाइस है, एक भाषा अर्जन का यंत्र है जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। मतलब एक ऐसी डिवाइस हमारे ब्रेन में है ऑटोमेटिकली, जिससे हम भाषा अर्जित कर सकते हैं। मतलब कहने का वही है कि बच्चों में जो है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा अर्जन, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारे लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, जो मैथमेटिक्स होती है वो भी हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है। भाषा अर्जन हो जाता है, लॉजिक आ जाती है, तर्क शक्ति आ जाती है, और जितनी भी क्रिएटिविटी होती है, जो क्रिएटिविटी होती है वो राइट ब्रेन में होती है। तो आपको याद रखना है, मैथमेटिक्स आ जाए, कॉन्सेप्ट आ जाए, आपके संप्रत्यय आ जाए, थ्योरम प्रूफ करना आ जाए, भाषा अर्जन आ जाए, तर्क आ जाए, कोई भी, ये सब आपके लेफ्ट ब्रेन में हो रहा है। 5 से 10 साल में भाषा अर्जन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, 5 से 10 साल में। ठीक है, 5 से 10 साल में भाषा अर्जन कैसा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं सार्वभौमिक व्याकरण, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर। ये क्या होता है, हम सभी ग्रामर को अपने आप ही सीख सकते हैं, वे सार्वभौमिक व्याकरण है। जैसे बच्चा जब पानी मांगता है तो माँ पानी दो बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि पानी माँ दो। मतलब एक सार्वभौमिक व्याकरण होती है, हम सभी ग्रामर को अपने आप ही सीख सकते हैं, वे सार्वभौमिक व्याकरण है। बच्चा जैसे पानी मांगता है, बच्चा अपने आप ही ये बात बोलना सीख जाएगा कि माँ पानी दो, वो ये नहीं बोलेगा कि पानी माँ दो। इसलिए इसी व्याकरण को सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर बोला जाता है। स्वनिम क्या होती है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, स्वनिम होती है, ये आपको याद रखना है, वर्ड है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्वनिम होती है। और रूपिम क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को रूपिम कहा जाता है। इसको याद करिए, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थपूर्ण, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि
भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को रूपिम कहा जाता है, यानी कि जिसका अर्थ निकलता हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ निकलता हो उसको रूपिम कहा जाता है। और स्वनिम किसको कहा जाता है? तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम कहलाती है। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम होती है। और सार्वभौमिक व्याकरण क्या होता है? कि ऐसा व्याकरण जिसको बच्चा अपने आप ही सीख सकता है, वो सार्वभौमिक व्याकरण कहलाता है। ऐसे ही नॉम चॉम्स्की ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है, एक भाषा अर्जन का डिवाइस है कि हम भाषा सीख सकते हैं। क्योंकि इनके कहने का मतलब यही कि भाषा अर्जन जो होता है वो जन्मजात प्रवृत्ति क्षमता होती है बच्चे के अंदर। इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं? नकल करके सीखने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने रूपिम के बारे में जाना था कि रूपिम क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई जिसका कोई अर्थ निकलता हो रूपिम कहलाती है। और यहाँ पे ये ध्वनि की है, याद रखना है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं रूपिम। रूपिम के बारे में हमने जान लिया। अब यहाँ है सिंटैक्स, यानी कि वाक्य विन्यास। भाषा के नियमों का एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर जो होता है वो वाक्य विन्यास कहलाता है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो ये एक मीनिंग निकल रहा है इस पूरी सेंटेंस का। अर्थ विन्यास क्या होता है? ये वाक्य विन्यास तो ठीक है पर अर्थ विन्यास ठीक नहीं है। जैसे कि मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है। जैसे कि दादाजी एक्सपायर हो गए, तो एक्सपायर हो गए इस बात को कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर क्या कमी थी? यहाँ पर क्या कमी थी? बाइसिकल ड्राइव करी जा रही है, राइड की जाती है। और इसी तरह यहाँ पर मतलब अर्थ विन्यास ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मतलब निकल रहा है दादाजी एक्सपायर हो गए। दादाजी दवाई नहीं थी जो वो एक्सपायर हो गए, दादाजी की डेथ हो गई है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, अर्थ विन्यास भी ठीक होना चाहिए। वाक्य विन्यास क्या है कि पूरा एक सेंटेंस जो बन जाए जिसका कोई मतलब भी निकले, वाक्य विन्यास है। व्यावहारिकता, व्यक्ति अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग बात करेंगे, दोस्तों से अलग करेंगे, बॉस से अलग करेंगे, माता से अलग करेंगे, पिता से अलग करेंगे, भाई बहन से अलग अलग करेंगे। ये तो आप जानते होंगे कि भाषा में जो थी व्यावहारिकता होती है और अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग बात करी जाती है, अलग अलग तरीके से बात की जाती है। भाषाई निर्धारण क्या है? भाषाई निर्धारण क्या है? और यह आज का लास्ट पेज भी है। ये कॉन्सेप्ट ली वॉर्फ ने दिया था। ठीक है, भाषाई निर्धारण के बारे में। भाषा हमारे विचारों को भी निर्धारित करती है, बिल्कुल करती है, हमारे विचारों को निर्धारित करती है। इस बात से मुझे एक बात याद आ रही है, शायद आपको याद हो, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पियाजे ने क्या कहा है और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? सही है, पियाजे और वाइगोत्स्की का मैंने यहाँ पर नाम लिखा। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पियाजे क्या कहते हैं, पहले विचार ये पहले भाषा, या वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले विचार ये पहले भाषा। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताई थी। पियाजे के नाम में छोटी ई की मात्रा आती है और विचार में भी छोटी ई की मात्रा आती है। यानी कि पियाजे का कहना है कि पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। वाइगोत्स्की के नाम में वा बड़ा की मात्रा आती है, बड़ा आ का डंडा आता है या मात्रा आती है, तो बड़े आ की मात्रा आ रही है। इसका मतलब भाषा में भी पहले बड़े आ की मात्रा आ रही है। इसीलिए वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है, उसके बाद हमारे माइंड में चिंतन आता है, विचार आता है। तो ये याद रखना है। आप यहाँ पर वापस आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। भाषा क्या करती है, हमारे विचारों को निर्धारित करती है। भाषा विकास सबसे तेज 2 से 6 वर्ष में होता है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है। और अगर उनके पियाजे के अनुसार बात की जाए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी पूर्व जहाँ पर लगा हुआ हमें भाषा विकास तेजी से होगा। ये क्रिटिकल पीरियड है जिसको बोल सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है, सेंसिटिव पीरियड है भाषा विकास के लिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पीरियड है। ये सारी बातें हो गई हैं। ये भाषाई निर्धारण है। भाषा किसको निर्धारित कर रही है? भाषा हमारे मस्तिष्क में क्या करते हैं, भाषा जो होती है वो हमारे विचारों को निर्धारित करती है। अब यहाँ पर व्यावहारिकता के बारे में हमने जान लिया, अर्थविन्यास के बारे में जान लिया। अर्थविन्यास क्या था
कि अर्थ सही निकलना, अर्थ तो निकल रहा है लेकिन वाक्य विन्यास ठीक नहीं है। वाक्य विन्यास क्या है, राम स्कूल जाता है। रूपम क्या है, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है, जबकि स्वनिम क्या था, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में हमने जान लिया कि हम सभी ग्रामर को अपने आप ही सीख सकते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में भी हमने जाना। नॉर्म चॉम्स्की ने ये बताया कि बच्चों में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है। वो किस लिए होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में उनके अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, यानी कि भाषा अर्जन यंत्र होता है जिससे हम भाषा को अर्जित करते हैं। लेफ्ट ब्रेन के द्वारा तर्क शक्ति, मैथमेटिक्स, भाषा अर्जन सब कुछ होता है, जबकि क्रिएटिविटी राइट ब्रेन में होती है। ये मैंने आपको बताया भी था। स्किनर ने क्या बताया, तो स्किनर हमेशा पुनर्बलन की बात करेंगे, प्रतिपुष्टि की बात करेंगे, नकल करके सीखने की बात करेंगे, यानी कि अनुकरण की बात करेंगे। जबकि प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों रचनावादी हैं, जबकि प्याजे जो हैं वो उग्र रचनावादी हैं। दोनों ही अनुकरण, नकल और ये रटना, प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन, इन सब पर बल नहीं देते हैं, इन सबको गलत बताते हैं। प्रोफेसर स्मिथ ने क्या बताया कि 1 साल का बालक कितने वर्ड बोल सकता है, तो 3 शब्द बोल सकता है। 2 वर्ष का बालक 272 वर्ड बोल सकता है और 5 साल का बालक 2072 वर्ड बोल सकता है, जबकि 3 साल का बालक और 4 साल का बालक 900, 3 साल का बालक 900 प्लस वर्ड बोल सकता है और 4 साल का बालक 1500 प्लस वर्ड बोल सकता है। ये आपको याद रखना है। भाषा अर्जन किस में करते हैं, मदर टंग में करते हैं। और भाषा अधिगम कहाँ किया जाता है, वो विद्यालय में जाकर किया जाता है। यहाँ पर ये क्या था, क्विंक यानी कि कुंकना कब करते हैं, 6 हफ्ते में करते हैं, 6 महीने में बबलाना करते हैं। एक वर्ड की स्टेज जो होती है वो अराउंड 1 साल में आ जाती है, एक शब्द की अवस्था कहलाती है। और बच्चा मतलब एक वर्ड बोलता है। एक वर्ड मतलब ये नहीं है कि उसको एक वर्ड आता है, एक वर्ड नहीं आता है उसको। 1 साल का अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, 1 साल का जो बच्चा होता है वो 3 शब्द जानता है, लेकिन वो बोलता है, जैसे मम्मा, पानी मांगना है तो वो बोलेगा पानी। एक वर्ड बोलता है, वो एक शब्द की अवस्था है। और 2 वर्ड की अवस्था जो कहलाती है, 2 वर्ड की स्टेज कौन सी कहलाती है, 1.5 साल तक होती है, लगभग वो अराउंड 18 मंथ्स होती है। इसमें बच्चा 2 वर्ड बोलता है, पानी, 2, इस तरीके से, ठीक है। और 2 से 4 साल का जो बालक होगा वो लंबे उच्चारण करने लगेगा। अब यहाँ पर भाषा एवं विचार की बात की जा रही है, तो भाषा को कौन कौन प्रभावित कर रहा था, सामाजिक कारक कर रहे थे, शैक्षणिक कारक कर रहे थे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स कर रहे थे, जिसमें आनुवंशिकता भी आ जा रही थी। बच्चे को जेंडर वगैरह के साथ उनका भेदभाव नहीं करना, हमें हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाने चाहिए, ऐसे ग्रुप बनाने चाहिए जिसमें विभिन्न क्षमताओं के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जा सके। ये सब हमने देख लिए थे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी मैंने आपको बताया था। फ्रॉबेल ने क्या दिया था, किंडरगार्टन दिया था, और खेल विधि के जनक भी फ्रॉबेल ही हैं। जबकि प्रयोजनवादी कौन थे, जॉन डीवी थे, और प्रगतिशील शिक्षा के जनक थे, क्योंकि उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के लिए विद्यालय खोले थे जिनको लैब स्कूल कहा जा रहा था। और इनके शिष्य थे विलियम किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, जिसमें समूह में एक साथ काम किया जाता है, किसी एक प्रोजेक्ट पर, समूह में एक प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है। हमें कोऑपरेटिव लर्निंग करवानी है, बच्चों को कोलैबोरेशन लर्निंग और थिंकिंग करवानी है। और कोलैबोरेशन में देखो, कोऑपरेटिव में भी मदद दी जाती है और कोलैबोरेशन में भी मदद दी जाती है, लेकिन कोलैबोरेशन में क्या होता है, बच्चे इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं, आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं, उन पर कोई बर्डन नहीं है, ठीक है। और सहयोगात्मक समूह कार्य एवं सामाजिक कौशलों को विकसित करना चाहिए बालकों में। जीवन अधिगम भी जीवन पर्यंत चल रहा है, सामाजिकरण भी जीवन पर्यंत चल रहा है, और विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ही, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये सारे, ठीक है। वो चिंतन जिसमें ज़्यादा सोचना पड़े, बच्चा कैसे, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया, तो ये समालोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको इंग्लिश में बोला जा रहा है। शिक्षा के पोल्स कौन कौन से थे, एक था बाईपोलर, एडम के अनुसार, ट्राईपोलर था जॉन डीवी के अनुसार। बाईपोलर में टीचर और स्टूडेंट आ रहे थे, ट्राईपोलर में टीचर स्टूडेंट, और साथ में तीसरा इन्होंने जॉन डीवी ने और ऐड कर दिया था, करिकुलम और इन्वायरमेंट भी इसमें आ रहे थे। प्रगतिशील शिक्षा की बात होती है तो हमेशा लर्निंग बाय डू होती है, एनसीएफ 2005 भी इसी का समर्थन करता है, करके सीखो, ठीक है। जॉन डीवी कौन है, प्रयोजनवादी है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम अच्छे से जानते हैं, जिसमें बच्चा जो होता है केंद्र होता है, बच्चों की रुचि, बच्चों की कमियों, बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उसको शिक्षा दी जाती है, तो ये प्रगतिशील शिक्षा थी।
उभयलिंगी क्या होते हैं, जिसमें मर्दाना और स्त्री दोनों गुण पाए जाएं, उस तरीके से आ जाएगा वहाँ पर। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।